ऑल राइट जी, दिस इज अगेन एन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और आइल्स में टिपिकल स्टाइल ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट हैं, आते हैं ऑलमोस्ट हर दफा। इसमें फर्क सिर्फ इतना है, क्वेश्चंस एक साथ लिखे हैं और ऑप्शंस एक साथ लिखी हैं, और हर क्वेश्चन के लिए ये ऑल ऑप्शंस अवेलेबल। मीन्स 25 के लिए भी ए से एच तक अवेलेबल है, 26 के लिए भी ए से एच तक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 27 के लिए भी, एंड सो ऑन। बाकी एक ऑप्शन एक ही आंसर को कॉम्प्लीमेंट करेगी। अगर आपने 25 के लिए कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल सी, तो फिर सी आप बाकी किसी के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप बाकी किसी क्वेश्चन के लिए सी सिलेक्ट करते हैं तो फिर डेफिनेटली 25 के लिए आपको चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल, जैसे एमसीक्यूज का रूल होता है, एक क्वेश्चन का एक ही स्पेसिफिक आंसर होगा। ठीक है, मगर है कि उन्होंने इसको प्रेजेंट इस तरह से कर दिया है कि ऑप्शंस एक साथ कर दिए हैं और क्वेश्चंस एक साथ कर दिए हैं। तो ये कन्वेंशनल स्टाइल से थोड़ा सा हटके है। कन्वेंशनल स्टाइल में आपके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें एक क्वेश्चन है, उसके नीचे उसके रिस्पेक्टिव ऑप्शंस हैं। ठीक है, सो इट्स अ बिट डिफरेंट स्टाइल, मगर तरीकाकार एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम है। आइल्स के पेपर में जब भी इस तरह के सेटअप आता है तो इसमें एक क्वेश्चन वो टॉप पे कर देते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है। क्वेश्चन सेज, which personal meaning do the students decide to give each of the following pictures? हम क्योंकि बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, पार्ट 3 में जो एक्सट्रैक्ट प्ले होता है, ये बेसिकली इसका जो थीम है वो एकेडमिक होता है। एकेडमिक से मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिनेरियो पेश करते हैं जिसके अंदर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं, और जब आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं तो स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं या टीचर के साथ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी इसको मिस करेगा कि क्या सिनेरियो, वेरी टिपिकल सिनेरियो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का। सो बेसिकली यहाँ पर भी उन्होंने स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट्स दी हुई हैं। स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि उन्होंने जो गिवन पिक्चर्स हैं, जो कि क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको पिक्चर्स को देख के वो उसके साथ क्या मीनिंग अटैच करते हैं अपने अपने पिक्चर्स के साथ, वो आपने मैच करना है इसके अंदर। ठीक है, और उन्होंने पर्सनल मीनिंग देना है इसको। अब क्योंकि ये ब्लैंक्स नहीं है तो उन्होंने पर्सनल मीनिंग्स पे सारे लिख दिए हैं और पिक्चर्स भी सारे लिख दी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 15 सेज जी, फैल्कन, फिश हॉक, किंगफिशर, पोर्ट्रेट ऑफ विलियम वेल्स, वेरी मैटी, आई इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट, एंड पोर्ट्रेट ऑफ जियोवानी डी मेडिकी। ठीक है, या मेडिसी। सो ये पिक्चर्स हैं। उन्होंने जब पिक्चर देखनी है तो उन्होंने यहाँ पर इसको एक पर्सनल मीनिंग के साथ अटैच करना है कि उनको किस तरह से रिलेट करते हैं पिक्चर्स को। गुड। इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक सिर्फ ये है कि ऑप्शंस पैराफ्रेज्ड हैं और क्वेश्चंस सेम सेम स्पोकन होते हैं। तो हमारे पास हेल्प कहाँ पे अवेलेबल है? हेल्प नंबर 1 सीक्वेंस चाहेगा, हेल्प नंबर 2 ये वाले वर्ड्स उन्होंने एज इट इज बोल देना सेम, इसको पैराफ्रेज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है सारे। मगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो भी ऑप्शन बोलनी है ये पैराफ्रेज होंगे। नाउ दिस इज वेयर द ट्रिक लाइज। तो व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, एडवाइस इज दिस कि ड्यूरिंग द टेप आपका फोकस यहां पे होना चाहिए, क्योंकि इनमें से वो जब पैराफ्रेज करेंगे तो यू विल बी एबल टू रिलेट इट, दैट्स द ट्रिक। और टेप चलने से पहले जितना वो टाइम आपको देते हैं, 30 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, मेक श्योर दैट यू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन। एटलीस्ट अगर क्वेश्चंस नहीं तो ये ऑप्शन सारे पढ़े हैं इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस उन्होंने फिर ड्यूरिंग द टेप बोलने और वो वन वन वर्ड का ऑप्शन। मेकिंग सेंस? सो दैट्स द वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। हम जरा इसके ऊपर एक कीवर्ड मार्किंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कीवर्ड मार्किंग कर रहे थे, तो चाइल्डहुड मेमोरी का क्या मतलब है? बचपन की कोई आपकी बात। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनेगा तो जब वो पिक्चर को डिस्कस करेंगे उसमें जो स्पीकर है, क्योंकि यहाँ पे दो स्पीकर आने हैं, जो कोई स्पीकर है वो इसको रिलेट करेगा अपनी किसी मेमोरी के साथ, पास्ट के साथ। ठीक है, और वो कोई आपको वाकया भी सुना सकता है, कोई किस्सा भी सुना सकता है। मेकिंग सेंस? अगर मैं कहूँ जी होप फॉर द फ्यूचर, इसका क्या मतलब है? फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है, उम्मीद की। इसका मतलब है कि इसमें फ्यूचरिस्टिक बात हो रही है। पिक्चर को इस तरीके से वो इंटरप्रेट करेंगे जिसमें आपको आने वाले टाइम के बारे में कुछ नजर आ रहा है और पूरी उम्मीद है, होप फॉर द फ्यूचर।
सी में लिखा है जी फास्ट मूवमेंट, इसका क्या मतलब है? क्विक, तेज, ठीक है, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। अगर किसी भी पिक्चर को ये रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब कि उसके अंदर वो कोई फास्ट मूवमेंट वाली बात करेंगे। मेकिंग सेंस? ठीक हो गया। पोटेंशियल थ्रेट, इसका क्या मतलब है? पॉसिबल, पोटेंशियल का मतलब है तो जो नुकसान पहुंचा सकती है, हो सकता है, पोटेंशियल मींस आगे नुकसान लिखा है तो नुकसान हो सकता है आपका। द पावर ऑफ कलर, इसका क्या सेंस बनेगा? ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज डिस्कस होगी पिक्चर के हवाले से, उसमें एक तो कलर्स होंगे, वो कलर्स वाइब्रेंट या विविड हो सकते हैं, सिंगल कलर भी हो सकता है और मल्टीपल कलर्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आप कलर की बात करेंगे कि कलर का बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, और ऑब्वियसली वो उसको किसी पर्सनल अटैचमेंट के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, इसका क्या मतलब है इस फ्रेज का? जिंदगी की लाइक साइकिल आप कह सकते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बेसिकली एक साइकिल में चलती हैं, चाहे आपके प्लांट्स हैं, चाहे आपके एनिमल्स हैं, चाहे आपके ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक कंटिन्यू साइकिल चल रहा होता है, रिप्रोडक्शन जिसमें ऑटोमेटिकली हो रही है, तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली नजर आती है। व्हाट अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ नेचर? नेचर क्या होती है? एनवायरमेंट आपकी नेचुरल, ठीक है, घास, पौधे, परिंदे, जानवर नेचुरल जो एग्जिस्ट करते हैं। और प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ? हिफाजत, ठीक है। इसका लेके अगर ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर होगा तो उस पिक्चर में कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ नेचर की बात हो रही होगी, ठीक है। और एच में लिखा है अ कंफ्यूज्ड एटीट्यूड टू नेचर। एटीट्यूड क्या होता है? आपका बिहेवियर, ठीक है। नेचर अभी हमने बात कर लिया, और कंफ्यूज्ड क्या होता है? जिसमें क्लैरिटी ना हो। अगर मैं कहूँ जी कंफ्यूज्ड एटीट्यूड, इसका क्या मतलब बनेगा? ऐसा बिहेवियर जिसमें आपको देख के कुछ नजर आ रहा है कि इस शख्स को समझ नहीं आ रही है, जैसे बौखलाहट का निशान होना या कंफ्यूजन होना, किसी को देख के आपको समझ आ जाता है कि यार दिस पर्सन सीम्स कंफ्यूज्ड, इसको क्लैरिटी नहीं है, इसको पता नहीं है क्या हो रहा है या किस तरफ जा रहा है या व्हाट इज द सिचुएशन। मेकिंग सेंस? अब ये सारी बातें पिक्चर्स के साथ जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब है कि ये कोई स्टिल पिक्चर्स या ऐसी नहीं होगी कि जैसे एक ब्लैंक बैकग्राउंड के पीछे तस्वीर खींची हुई है, इसमें कुछ ना कुछ हो रहा हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको चीजें नजर आएंगी। मेकिंग सेंस? ठीक हो गया। सो नाउ वी गोना लिसन इट, इसको सिंगल शॉट में करते हैं। अगेन, अगर आपने एक या दो आंसर भी पिक कर ली तो टेक्निक आपको समझ आ गई तो जॉब डन है, बाकी पे प्रैक्टिस करते इसको हम इंप्रूव कर लेंगे। तो जब अगर आप इसको फर्स्ट टाइम करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन पिक कर लिया आपने तो काम हो गया, मगर है कि वो समझ के पिक किया हो, आपका तुक्का नहीं। अगर आपका फ्लूक है तो फिर नहीं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा आपने पिक कर लिया तो फिर समझ जाएंगे आपका लेवल ऑटोमेटिकली काफी डेवलप्ड है, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट लेवल, उसको इंप्रूव करना। और जी, आई एम गोना प्ले द टेप एंड वी लिसन इट एंड लेट्स सी हाउ यू डू इट। ठीक है जी। Now listen and answer questions 25 to 30. One part of the project I'm unsure about is where we choose some paintings of birds and say what they mean to us. Like, I chose a painting of a falcon by Landseer. I like it because the bird's standing there with his head turned to one side, but he seems to be staring straight at you. But I can't just say it's a bit scary, can I? You could talk about the possible danger suggested by the bird's look. Oh, okay. There's a picture of a fishhawk by Audubon I like. It's swooping over the water with a fish in its talons and with great black wings which take up most of the picture. So you could discuss it in relation to predators and food chains? Well, actually, I think I'll concentrate on the impression of rapid motion it gives. Right.
Do you know that picture of a kingfisher by Van Gogh? It's perching on a reed growing near a stream. Yes, it's got these beautiful blue and red and black shades. I've actually chosen it because I saw a real kingfisher once when I was little. I was out walking with my grandfather and I've never forgotten it. Oh, so we can use a personal link? Sure. Okay. There's a portrait called William Wells. I can't remember the artist, but it's a middle-aged man who's just shot a bird. And his expression and the way he's holding the bird in his hand suggests he's not sure about what he's done. To me, it's about how ambiguous people are in the way they exploit the natural world. Interesting. There's Gauguin's picture, Vira Mati. He did it in Tahiti. It's a woman with a white bird behind her that is eating a lizard. And what I'm interested in is what idea this bird refers to. Apparently, it's a reference to the never-ending cycle of existence. Wow. I chose a portrait of a little boy, Giovanni de' Medici. He's holding a tiny bird in one fist. I like the way he's holding it carefully so he doesn't hurt it. Oh, right. That is the end. ये friends, कैसा रहा आपको? Okay. Let's see the answers first and then हम इसको आगे कर लेते हैं. Alright, 25 is option D, Delta. 26 is C, Charlie. 27 is A, Alpha. 28 is H. 29 is F. And 30th is G. सारे ठीक है. चलो तो सीधे जाओ पेपर दो जाके. 29 is F and 30th is G. चलिए एक बार इसको मिलके करते हैं. Let's do it together. End of part 3. His head turned to us. One part of the project I'm unsure about is where we choose some paintings of birds and say what they mean to us. Like, I chose a painting of a falcon by Landseer. कीवर्ड आ गया आपका falcon, Landseer. So अब आपने देखना है कि जो मेल स्पीकर है, what does he say about the person linked to this? I like it because the bird's standing there with his head turned to one side, but he seems to be staring straight at you. ये तो एक्सप्लेनेशन होगी है. बर्ड स्टैंडिंग है और स्टेयरिंग है, हेड टर्न्ड आपका. यहां तक जो स्पीकर है वो उसका मीनिंग इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा कि मैं क्या मीनिंग दूं इसको. But I can't just say it's a bit scary, can I? ठीक है, उसने क्या, I can't say it's scary. डर तो नहीं लग रहा उसको देख के, even though the bird is staring at you. ठीक है, तो not scary हो गया, इसमें टाइप करता जाओ. तो ये स्केरी तो नहीं है, नॉट स्केरी. You could talk about the possible danger suggested by the bird's look. Oh, okay. पॉसिबल डेंजर. और यहां पे क्या लिखा था? पोटेंशियल थ्रेट. इट मींस कि अगर कीवर्ड मार्किंग अच्छे से की है तो ये क्वेश्चंस करने आसान है बहुत ज्यादा. ये इतना इम्पैक्ट है कीवर्ड मार्किंग का इसके ऊपर. तो पॉसिबल डेंजर पूरा नहीं लिखता. पॉसिबल डेंजर इज पोटेंशियल थ्रेट. उसने पूरा पैराफ्रेज कर दिया. मींस पैराफ्रेज में कहूंगा सिनोनिम कर दिया, बल्कि उसने क्लियरली बोल रहा है. सो आंसर इसका हमारा आ गया था डी, डेल्टा. आर वी गुड ऑन दिस वन? ठीक है, आगे सुनते हैं. There's a picture of a fishhawk by Audubon I like. It's swooping over the water with a fish in its talons and with great black wings which take up most of the picture. Again, explanation of the picture है पहले. जैसे उसने कहा था bird standing head one side staring, यहाँ तक explanation आ गई है fish hawk की. So you could discuss it in relation to predators and food chains?
Well, actually, I think I'll concentrate on the impression of rapid motion it gives. Right. उसने कहा आप इसको फूड चेन के साथ जोड़ दें, उसने कहा नहीं, आई थिंक आई विल लिंक इट टू रैपिड मोशन। अब रैपिड मोशन इसमें पिक करना था आपने। रैपिड मोशन कहां पे जाके मैच हो रहा है? फास्ट मूवमेंट के साथ, रैपिड मोशन, ठीक है, दैट वाज फॉर द, इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये हम कर देते हैं 26 के लिए, दैट व्हाट शी सेड, रैपिड मोशन। हाँ जी, करेक्ट, मैच हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। Do you know that picture of a kingfisher by Van Gogh? It's perching on a reed growing near a stream. Yes, it's got these beautiful blue and red and black shades. अगेन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पिक्चर, तीनों क्वेश्चंस का सेम स्टाइल आ रहा है, ठीक है, पर्सनल मीनिंग इसके बाद देना है उन्होंने। I've actually chosen it because I saw a real kingfisher once when I was little. I was out walking with my grandfather and I've never forgotten it. Oh, so we can use a personal link. Sure. Okay. ठीक है, so I saw it when I was in a childhood walking with my grandfather and all that। पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें हम कुछ वर्ड्स पिक कर लेते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड बोला उसने, walking with grandfather in a park, with grandfather GF कर देते हैं, in a park। तो आप इसमें से अगर कुछ भी पिक कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली लिंक हो रहा है मेमोरी के साथ, ठीक है। शी यूज्ड टू वॉक विद हर ग्रैंडफादर इन द पार्क एंड सो ऑन। सो बेसिकली जाके मेमोरी को जाकर टच किया उसने। सो 27 का आंसर आ गया था हमारा ए। हालांकि लग रहा था मे बी ई की तरफ टिल्ट करे क्योंकि पावर ऑफ कलर, इसमें कलर्स का जिक्र आ रहा है, ठीक है, मगर अगेन बात सुनिए है आपने स्पीकर की, उसके मुताबिक वो कैप को मैच करना। नेक्स्ट वन। There's a portrait called William Wells. I can't remember the artist, but it's a middle-aged man who's just shot a bird. And his expression. अगेन एक्सप्लेनेशन है, जब एक्सप्रेशन की बात आएगी तो एटीट्यूड्स की बात आ रही होती है, बिहेवियर्स। And the way he's holding the bird in his hand suggests he's not sure about what he's done. नॉट श्योर, और हमने क्या मार्क किया था? कंफ्यूज्ड। तो ये हम 28 की बात कर रहे हैं, तो पहला वर्ड आ गया हमारा नॉट श्योर। To me, it's about how ambiguous people are in the way they exploit the natural world. एम्बिग्युअस, नेचुरल वर्ल्ड। अब आपके कीवर्ड्स मैच हो क्योंकि कंफ्यूज्ड एटीट्यूड टू नेचर आ गया। पहले तो सिर्फ बर्ड की किलिंग की बात थी ना, मगर उन्होंने कहा है कि वो एम्बिग्युअस। अब ये नॉट श्योर, एम्बिग्युअस, हाउ दे एक्सप्लॉइट द नेचुरल वर्ल्ड, ये सारा कुछ जो है मैच होके तो एज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर था 28 का एच। हाँ जी, वी गुड ऑन दिस वन? Interesting. जी सर। शॉर्ट शॉर्ट शूट भी होता है, मगर वो शूट प्रेजेंट में आ जाता है, शॉर्ट पास्ट में आ जाता है। शॉर्ट है शूट, फिर कैमरे वाला भी शूट है क्योंकि प्रेजेंट में हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपने कोई फिल्म शॉट की थी, आप ये कहते हैं हमने शॉट किया था। There's Gauguin's picture via Matty. He did it in Tahiti. It's a woman with a white bird behind her that is eating a lizard. अगेन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पिक्चर फर्स्ट। अब अगली बात सुननी ध्यान से, लिंक का क्रिएट किया। And what I'm interested in is what idea this bird refers to. Apparently, it's a reference to the never-ending cycle of existence. Wow. ये नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस, तो इसको हम 29 कर देते हैं। नेवर एंडिंग साइकिल, सारे वर्ड्स वही हैं जो हमने भी इंटरप्रेट किए थे। CYCL, साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीधा जाके मैच हो रहा है किसके साथ? एफ के साथ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, नेवर एंडिंग
साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली वो रेपिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. Wow. I chose a portrait of a little boy, Giovanni de Medici. He's holding a tiny bird in one fist. I like the way he's holding it carefully so he पहले एक्सप्लेनेशन, द वे ही इज होल्डिंग. अब ये उसकी इंटरप्रिटेशन है. मीन्स कि ये जो सीख कर रहा है पिक्चर को, उसने देखा है कि यार ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. द वे इज होल्डिंग. doesn't hurt it. ठीक है, तो द वे इज होल्डिंग डजंट हर्ट इट. मैंने पॉजिटिव नहीं लगाया, ठीक है, डजंट के साथ. डजंट हर्ट इट, तो इसका मतलब क्या होगा? अगेन इट मीन्स कि वो प्रोटेक्शन ऑफ नेचर की बात कर रहा है. नेचर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो बर्ड की रिप्रेजेंटेशन. ये जो हमने काम किया है सारा, क्या कहते हैं इसको? कैफ मैचिंग. और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. vocab मैचिंग इज वन सॉलिड मेथड. पूरा लिसनिंग का पेपर इससे तैयार हो जाता है, इरिस्पेक्टिव क्वेश्चन टाइप, एमसीक्यूज, ब्लैंक्स, कुछ भी. जब आपको समझ नहीं आ रहा कि आंसर क्या लिखा है, और जो आंसर था उसका जो ऑल्टरनेटिव वर्ड है, अगर आप वो पिक करके करना शुरू करते हैं खासतौर पे एमसीक्यूज में, फिर आपको समझ आता है कि कैसे ही आंसर बनाएंगे वाला, और कौन सी ऑप्शन आंसर नहीं बना जो कि मैंने पिक किया था. सो दिस इज वेयर योर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी कम्स इनटू प्ले. इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, एडवाइस यहाँ पे ऐड कर दूंगा. आप अगर इस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और आपके क्वेश्चन हो जाते हैं गलत, और आप चाहते हैं आपका स्कोर इंप्रूव हो, आप तो ऐसा नहीं कि आपने नया पेपर उठाना उसको सॉल्व करना शुरू कर देना. वो जो नया पेपर है वो ऑटोमेटिकली स्टेमिना डेवलप करेगा, नया कंटेंट देगा, मगर जो आपको आता है उसी कंटेंट के साथ आप आगे जा रहे हैं. तो उस मेथड से आपका इंप्रूवमेंट इतनी जल्दी नहीं आएगा. मे बी आपको सैकड़ों पेपर करने पड़े. और अगर आप चाहते हैं कि चंद पेपर के साथ 5, 10, 15 के बाद आपको स्कोर जंप कर जाए, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, वंस यू आर डन विद द पेपर, वर्क ऑन द रॉन्ग आंसर्स. क्यों गलत हो गया? ठीक है. अब रॉन्ग आंसर पे काम कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने वाई का आंसर ढूंढना है. यार मेरा गलत क्यों है? वाई. अगर आंसर सी था तो मैंने क्यों बी लिख दिया? इट मीन्स आपने ड्यूरिंग द टेप कुछ तो ऐसा सुना है कि आपने बी की तरफ टिल्ट किया, सी को छोड़ दिया. उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, कुछ रीजंस मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जो कि पॉसिबल है. सारे नहीं होंगे क्योंकि सब रीजन सबको अप्लाई नहीं करते. ओके, पहला रीजन, ठीक है, मे बी आप लिसन ना कर सके प्रॉपरली, नॉट लिसन प्रॉपरली. ड्यूरिंग द टेप आपसे नहीं सुना गया. अब ना सुनने की भी कई आगे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ठीक है, ऑप्शंस बता देता हूं. मे बी आप यूके पहुंच गए हो बैठे बैठे, या हो जाता अक्सर. हम जब टेस्ट कर रहे थे तो ख्याल आ जाता अचानक कि मैं पेपर दे के तो मैं पहुंच गया. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंपली डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होगा. मैंने बहरहाल यूके की बात की है. वो आपके जेहन में पता है कि आपको क्या क्या चीज डिस्ट्रैक्ट करती है. मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, कोई अट्रैक्शन की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, कोई आपको सोशल प्रेशर्स हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, या यही हो रहा हो कि आज नाश्ता नहीं करके आया था मैं. ठीक है, या ये हो कि आज दोपहर को पता नहीं क्या मिलेगा खाने में घर जाऊंगा तो. या हो सकता है यार बाहर गर्मी बड़ी है, बाइक नहीं है, आज धूप में सड़ना पड़ेगा. आपका ध्यान किसी चीज से भी बढ़ सकता है. ऐसा नहीं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, मगर सुनाई ना देने की वजह भी तो देखे ना, उस क्वेश्चन में हुआ क्या था आपके साथ. जब आप वो वाई का आंसर देखेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा यार मैंने करना क्या था. फिर टेक्निक है कि यार कॉन्सेंट्रेशन कैसे डेवलप करनी है, फिर उस पर बात हो जाएगी. अगर आपको प्रॉब्लम नहीं पता लग रही तो हम टेप को चाहे 10 दफा सुन लें, वहीं के वहीं रहेंगे. डिस्ट्रैक्शन कुड बी वन थिंग. दूसरा, मे बी स्पीड थी टेप की. मीन्स आपका भी लिसनिंग स्किल इतना डेवलप नहीं है, आप स्पीकर को फॉलो नहीं कर पा रहे. ठीक है, स्पीड उसकी थी. मे बी देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं थी. ठीक से मुराद है कि आपसे पिक नहीं हुई, द वे स्पीकर सेड समथिंग. और इट कुड बी वो कैब नहीं पिक हुई आपसे जो उसने
बोली, तब उसे चेंज की। तो ना सुनने के बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा मसला क्या हो सकता है? दूसरा मसला हो सकता है कि जब टेप में आपको टाइम मिला था, यू आर अनएबल टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपने ऑप्शन ए से लेके भी डी तक पढ़े थे और टाइम पूरा हो गया, टेप चल पड़ी और आंसर आ गया जी। अब आपने वो पढ़ा ही नहीं था और आप कहते यार अगर मैं पढ़ लेता तो फिर ही मैंने फौरन पिक कर लेना था। तो अब आपके ना सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, जितनी ऊपर मैंने बात की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम था कि आपका प्री रीड का इशू है। आपकी जो प्री रीड की स्पीड है ना, उस पर आपको काम करना है, मसला हल हो जाएगा। गुड। अब इसके भी आगे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अब प्री रीड अगर आप फास्ट कर रहे हैं, आपने रीड तो कर लिया है क्योंकि टाइम चल रहा होता है, आपको होता है कि मैं टेप चलने से पहले पहले इसको पढ़ लूं जल्दी से, मगर उसकी कोई गारंटी है कि आपको समझ भी आ रहा है? सो मे बी यू रीड फास्ट, नो अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका ये मसला है तो फिर इस पे काम करें ना। बाकी टेप को तो हम इल्जाम ना दें कि टेप खराब थी। मेकिंग सेंस? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। फिर आपको प्री रीड की स्पीड को तेज करना पड़ेगा, या आप जो भी पढ़ती हैं स्पीड में उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना पड़ेगा। फिर इसकी भी आगे टेक्निक्स हैं कि इस पे कैसे काम करना है, हाउ टू इम्प्रूव दीज थिंग्स। हो सकता है ये करने से आपका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव हो जाए। ठीक है। और क्या हो सकता है प्री रीड में? प्री रीड में एक और इशू आ सकता है। वो इशू ये है कि आपने रीड तो कर लिया है, आपको कीवर्ड मार्किंग नहीं करनी आती, या आपने लाइंस ड्रॉ कर दी, आपको समझ ही नहीं रहेगी वो फ्रेज कैसे बनेगा और वो कॉलोकेशंस कैसे बनते हैं या वो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आप उस टोटल चीज को मिसअंडरस्टैंड करके, एंड यू आर जस्ट हाईलाइटिंग द थिंग्स बट यू आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट कि मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ। एक होता है ना सारे कर रहे तो मैं भी कर लूँ, अक्सर देखा है। नहीं देखा आपने? एक्सपीरियंस नहीं किया? हॉल में बैठे एक बंदा ताली बजाना शुरू करता है, सारे बजा देते। हुआ है कभी ऐसा? ठीक है। नहीं बजानी तो कोई भी नहीं बजाता। कभी कभी एक बंदा खड़ा होता है, सारे खड़े होते हैं। ऐ नहीं पता वो खड़ा क्यों है, वो शायद कपड़े ठीक करेंगे। ठीक है। सो देयर कुड बी लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो आप जब तक वाई के आंसर को नहीं ढूंढेंगे तो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते उसको। इट्स नॉट अबाउट कि बस प्ले करो और सुनो, प्ले करो और सुनो। जब भी प्ले करना आपने देखना कि मैंने क्यों सुनना है इसको, किस एंगल से सुनना है, कैसे सुनना है, क्या प्रॉब्लम है। सो ये कुछ इश्यूज आपको आ सकते हैं। ठीक है। और भी काफी बन सकते हैं, मगर है कि ये प्राइमरी इश्यूज हैं जो कि ड्यूरिंग द डेप्स कैंडिडेट के साथ हो जाते हैं। गुड। सो इन पे जब आप काम करेंगे तो इसी टेस्ट को दोबारा सुनना है आपने, जब तक कि 25 से 30 तक 5 6 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर नहीं होते और आप आइडेंटिफाई नहीं कर लेते कि यार मुझे इसमें मसला क्या आया था, तब तक आपने अगले पेपर को नहीं टच करना। वरना आप वो कैरी ऑन कर जाएंगे और जब आप कैरी करेंगे तो उसमें जाके सेम इश्यूज आपको दोबारा फेस करने पड़ेंगे। कंटेंट चेंज हो जाएगा, बाकी टेक्निक्स तो वहीं पे वहीं रहेंगी। तो जो आता है वो होगा, जो नहीं आता आप फिर वहां पे प्रॉब्लम में आएंगे। मेकिंग सेंस? सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। हाँ जी, गुड। ठीक है, क्लियर कर दो इसको स्क्रीन पर सर। सर जैसे कि यहाँ पे पिक्चर मैंने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उसके बाद तो पैराफ्रेज करके बताया ऐसी एक क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन हो, लेकिन वो वे नहीं रहेगा ये वेरी कर सकते हैं, सेम नहीं। हमने और काफी सारे क्वेश्चंस किए इसी तरह के। इसमें कह लें कि उन्होंने कुछ फॉर्मेट इस तरह से बना दी कि उन्होंने पिक्चर्स क्योंकि इंटरप्रेट करनी थी पर्सनल मीनिंग के साथ, तो क्वेश्चन का बेस ऐसा बना हुआ है कि इसका मीनिंग क्या बनता है। तो ऑटोमेटिकली पहले एक्सप्लेन करें कि नजर क्या आ रहा है और फिर उसका मीनिंग निकालें। तो हर बार ऐसा नहीं हो सकता, इट कुड बी डिफरेंट। यस, ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी कुछ चीज़ों को सिर्फ मैच करना आता है, कुछ जगह आ जाती है, कभी कभी कुछ कुछ काम की होती है उसको मैच करना होता है। सो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ऐसे तो समथिंग लाइक पहले वो इंटरप्रेट करने फिर एक्सप्लेनेशन दे। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ये तो उन्होंने एक स्टाइल पिक किया ना कि उन्होंने एक्सप्लेन करके तो इंटरप्रेट किया। तो ऐसा भी आ सकता है कि वो पहले इंटरप्रिटेशन दे दे और उसकी रीजनिंग में एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि पिक्चर में ये नजर आ रहा है इसलिए मैंने ऐसे किया। दैट इज पॉसिबल। जी फ्रेंड्स, एनी अदर क्वेश्चन? वी गुड?